दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है माँ की जादुई साड़ी की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में राशि नाम की एक औरत अपने पति और अपनी एक बेटी के साथ रहती थी। कुछ साल पहले ही उसके पति का एक रोड एक्सीडेंट में दोनों पैर खराब हो गए थे, जिस कारण वो कोई भी कामकाज नहीं कर पाता था और घर चलाने के लिए राशि को घर घर जाकर दूसरों का काम करना पड़ता था। वो सुबह अपनी बेटी को स्कूल भेजकर लोगों के घरों में काम काज करने के लिए चली जाया करती थी। वो अपने पति का इलाज भी करवा रही थी। ऐसे ही कई महीने गुजर जाते हैं। अब राशि के पास बचा कुचा जो भी पैसा था, वो सब घर खर्च और दवाइयों में खत्म हो जाता है। अब उसके पास घर चलाने के लिए भी बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। राशि को घर घर जाकर काम करते हुए देखकर रमन बोलता है, आज तुम्हें ये दिन मेरी वजह से ही देखना पड़ रहा है। कहा मैं तुम्हें रानी की तरह रख रहा था और आज देखो तुम्हें नौकरों वाला काम करना पड़ रहा है। इससे तो अच्छा होता कि मैं मर ही जाता। तुम्हें ऐसी हालत में तो देखना नहीं पड़ता ना। आप अपने आप को मत पूछिए, भविष्य में क्या होने वाला है ये हमें कैसे पता होगा। जैसे आपको मुझे इस हालत में देखकर अच्छा नहीं लगता, ऐसे ही मैं भी आपको इस हालत में नहीं देख सकती। भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपके पैर जल्दी से ठीक हो जाएं। राशि बहुत ही धार्मिक औरत थी। वो हर शनिवार को मंदिर में जाकर अपने पति रमन के लिए प्रार्थना करती थी। एक दिन राशि घर की साफ सफाई कर रही थी कि तभी उसकी नजर उसकी माँ के दिए हुए एक संदूक पर पड़ती है। राशि को अचानक अपनी स्वर्गवासी माँ की बात याद आ जाती है। बेटी, मैं तुम्हें ये संदूक आशीर्वाद के रूप में दे रही हूँ। संदूक को तुम तभी खोलना जब तुम पर कोई मुसीबत आए। माँ की बातों को याद करके राशि मन ही मन बोलने लगी, इससे बड़ी मुसीबत और क्या होगी। मेरे पति बिस्तर पर पड़े हुए हैं, घर का खर्चा जैसे तैसे चल रहा है, जहाँ 2 वक्त का खाना भी सही से नसीब नहीं हो पा रहा। शायद ये संदूक खोलने का सही समय आ गया है। राशि ने संदूक के पास जाकर उस संदूक को खोला। संदूक में एक बहुत ही प्यारी सी साड़ी थी। राशि को संदूक में साड़ी देखकर बहुत ही गुस्सा आया और वो गुस्से में आकर बोली, एक साड़ी, एक मामूली साड़ी मेरी मुसीबतों को कैसे दूर करेगी। मैंने कितनी उम्मीदों के साथ इस संदूक को खोला था। सोचा था कि इसमें पैसे या जेवर होंगे, लेकिन इसमें तो सिर्फ एक मामूली सी साड़ी है। अब मैं क्या करूं? एक आखिरी उम्मीद थी, वो भी टूट गई है। राशि गुस्से में वो संदूक बंद कर देती है। तभी अचानक से वो साड़ी चमकने लगी। चमकती हुई साड़ी को देखकर राशि घबरा जाती है। अरे, ये साड़ी अचानक से चमकने कैसे लग गई? राशि वो साड़ी अपने हाथ में लेती है। साड़ी हाथ में लेते ही साड़ी के नीचे एक चिट्ठी होती है। वो चिट्ठी उसकी माँ की होती है। उसमें लिखा था, बेटा, जैसे ही ये साड़ी तुम्हें मिलेगी, तुम इस साड़ी को पहन लेना। साड़ी को पहनते ही साड़ी का चमत्कार शुरू हो जाएगा। ये एक जादुई साड़ी है जो मैंने तुम्हें अपने आशीर्वाद के रूप में दी है, जो कि कभी भी तुम्हारे बुरे वक्त में काम आ सकती है। और ये साड़ी मुझे एक बाबा ने दी थी जब मेरी एक मन्नत पूरी हुई थी। राशि वो चिट्ठी पढ़ते ही वो साड़ी पहन लेती है। यहाँ राशि साड़ी पहनती है और वहाँ उसके पति का पैर बिल्कुल ठीक हो जाता है और वो आवाज लगाकर बोलता है, अरे राशि, ये तो कमाल हो गया। देखो, मेरे पैर बिल्कुल ठीक हो गए। पता नहीं ये चमत्कार कैसे हुआ। मुझे तो लगता है हमारी प्रार्थना भगवान ने आज ही सुन ली।
ये चमत्कार हमारी प्रार्थना की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि इस साड़ी की वजह से हुआ है। ये साड़ी मुझे मेरी माँ ने आशीर्वाद के रूप में दी थी। जादुई साड़ी मिलते ही राशि और रमन की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। अब राशि जादुई साड़ी से जो भी मांगती, जादुई साड़ी उसे पूरा कर देती थी। रमन भी अब पहले जैसे नौकरी करने लग गया था। राशि भी भविष्य के बारे में सोचकर एक दुकान खोल लेती है। एक दिन राशि की पड़ोसन अदिति उसकी साड़ी के चमत्कार को देख लेती है और वो मौका पाकर राशि के घर से उसकी माँ की दी हुई जादुई साड़ी को चुराकर अपने घर में ले आती है और घर ले जाकर उस जादुई साड़ी से बोलती है, हे जादुई साड़ी, मुझे सोना, चांदी, हीरे, मोती और बहुत सारे रुपए दे दे। मेरा सारा घर धन दौलत से भर दे और घर में बहुत उजाला कर दे। अदिति बड़ी ही गंभीरता से साड़ी की तरफ देखती रही, लेकिन कोई भी जादू नहीं हुआ। ये देखकर अदिति गुस्से में आ गई और गुस्से में आकर जादुई साड़ी से वो बोलती है, मुझे तो तू कुछ भी नहीं दे रही है, अब मैं तुझे ही नष्ट करके रख दूंगी। अदिति उस साड़ी में आग लगा देती है और देखते ही देखते आग बहुत तेज जलने लगती है। उसके घर के सभी पर्दे आग में जलने लगते हैं, पूरा घर जलने लगता है और जादुई साड़ी दूर खड़ी होकर मुस्कुरा रही होती है। अब अदिति जोर जोर से चिल्लाकर बोलती है, अरे अरे बचाओ, मेरे घर में आग लग गई, अरे देखो कोई, अरे मेरा घर जल जाएगा, ये सब क्या हो रहा है, अरे कोई तो बचा लो, नहीं तो मैं जलकर मर जाऊंगी। अदिति की चीख चिल्लाहट सुनकर साड़ी मुस्कुराते हुए बोलती है, तुम मुझे जलाने चली थी ना, अब देखो इस आग से तुम्हारे घर में कितनी ज्यादा रोशनी हो रही है। इतना कहकर वो जादुई साड़ी वहाँ से उड़कर सीधा राशि के घर पर पहुँच जाती है और अदिति को अपनी करनी का फल मिल जाता है और वो जादुई साड़ी राशि की बहुत ही अच्छी सहेली बन गई। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में उषा नाम की एक महिला रहती थी। उषा की 2 बेटियां थी, आयमा और नाजी। उषा के पति योगी की 1 साल पहले सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। पति की मृत्यु के बाद उषा पूरी तरीके से टूट जाती है, क्योंकि अब परिवार चलाने वाला कोई नहीं रहा। उषा के ऊपर ही दोनों बच्चों की जिम्मेदारी आ जाती है। उषा बहुत ही गरीब थी, वो किसी तरह दूसरों के घरों में काम करके दोनों बच्चियों का पेट पाल रही थी। काम करके जब शाम को उषा घर आती है तब देखो ना माँ, नाजी को क्या हो गया है, सुबह से ही बहुत रो रही है। नाजी बेटा, क्या हुआ तुम्हें? माँ, मेरे कानों में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दुख रहा है माँ। उषा के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो उसे डॉक्टर के पास ले जाती। नाज़ी दर्द से रोई जा रही थी। अगले दिन किसी ने उषा को बताया कि गेंदे के फूल के रस को कान में डालने से कान का दर्द खत्म हो जाता है। उषा जंगल से गेंदे का फूल ढूंढ कर लाती है और नाज़ी के कानों में डाल देती है। उससे नाज़ी को थोड़ा आराम मिलता है। आय माँ, अब तुम नाज़ी का ध्यान रखो, मैं काम पर जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। तभी नाज़ी फिर से रोने लगती है। माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ माँ, आज मेरे पास ही रहो ना माँ। नहीं बेटा, मुझे जाने दो, मैं जल्दी आ जाऊंगी। आते हुए मैं तुम्हारे लिए जलेबी लेकर आऊंगी, तब तक दीदी के साथ खेलो। उषा किसी तरह नाज़ी को मनाकर हवेली पर पहुंचती है।
क्यों रे उषा, ये कोई टाइम है तेरे आने का? आजकल तो रोज ही लेट आ रही है। लगता है तेरे काम करने का मन नहीं है। नहीं नहीं मालकिन, ऐसा मत कहिए। वो मेरी बेटी की तबीयत खराब थी, इसलिए देर हो गई। माफ कर दो मालकिन। अच्छे से जानती हूँ तुझ जैसी औरतों को। काम मांगते टाइम तो बड़ी बड़ी बातें करती हो और काम मिलते ही बहाने बनाने चालू कर देती हो। चलो अब जल्दी से पूरी हवेली की सफाई कर दो। उषा अपने कामों में लग जाती है। उषा जीने पर झाड़ू लगा रही होती है, तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। उषा के पैरों में मोच आ जाती है। हाय राम, मेरा पैर। उषा के पैरों में बहुत ही तेज दर्द हो रहा था। वो अपने पैरों को पकड़कर वहीं पर बैठ जाती है। तभी उधर से मालकिन आ जाती है। लगता है तुझे मेरी बात समझ नहीं आ रही। तुझे मैंने झाड़ू लगाने को बोला तो तू यहाँ पर बैठकर आराम फरमा रही है। चल निकल जा यहाँ से। तुझ जैसी नौकरानी हमें नहीं चाहिए। चल जल्दी निकल। मालकिन ऐसा मत करो मालकिन, मैं कहाँ जाऊँगी? मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं मालकिन, उन पर तरस खाओ। मुझे काम से मत निकालो मालकिन। मैंने तेरे इन सब चीजों का ठेका नहीं ले रखा है। अब जा यहाँ से, किसी और के पास जाकर रो। उषा बहुत ही दुखी मन से रोते हुए घर आ जाती है। तभी नाज़ी बोलती है, माँ मेरी जलेबी कहाँ है माँ? आपको पता है मुझे सुबह से बहुत भूख लगी थी। दीदी से मैंने खाना मांगा तो दीदी ने मुझे खाना नहीं दिया। मुझे बहुत भूख लगी है माँ। माँ घर में बिल्कुल भी राशन नहीं था। नाज़ी सुबह से ही खाने की जिद कर रही थी। अब आप जल्दी से राशन ला दो, मैं कुछ खाने को बना दूंगी। ये सुनकर उषा अपनी दोनों बेटियों को पकड़कर जोर जोर से रोने लगती है। मुझे माफ कर दो बच्चों, मैं तुम दोनों के लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मालकिन ने मुझे काम से भी निकाल दिया। अब मैं तुम दोनों के लिए खाना कहाँ से लाऊंगी? तभी आयमा की नजर अपनी माँ के पैरों की तरफ जाती है। माँ ये आपके पैरों में चोट कैसे लगी? कितना खून निकल रहा है। रुको मैं जंगल से पत्ते तोड़कर लाती हूँ दवाई के लिए, और उधर जंगल से ही कुछ फल भी तोड़कर ले आऊंगी। आज वही खाकर सो जाएंगे। आयमा जंगल में दवाई और फलों की तलाश में काफी दूर तक चली जाती है, लेकिन आयमा को जंगल में एक भी फल नहीं मिलता। तभी आयमा की नजर एक घायल हिरन पर जाती है। ओह प्यारे हिरन, तुम्हारे पैरों में तो बहुत सारे कांटे चुभ गए हैं। रुको मैं तुम्हारे कांटों को निकालने में मदद करती हूँ। आयमा हिरन के पैर से सारे कांटे निकाल देती है। कांटे निकाल देने के बाद हिरन बिल्कुल ठीक हो जाता है। तुमने मेरी मदद की प्यारी लड़की, इसके बदले में मैं तुम्हें जादुई लहंगे का बीज देती हूँ। जादुई लहंगों का बीज? हाँ, जादुई लहंगों का बीज। इस बीज को अपने खेतों में लगा देना। इससे तुम्हें बहुत सुंदर सुंदर लहंगे मिलेंगे, जिसे बेचकर तुम अपनी जरूरत की सारी चीजें खरीद सकती हो। आयमा हिरन का धन्यवाद कर जादुई बीज को लेकर खुशी खुशी अपने घर आ जाती है। घर आकर आयमा अपनी माँ को सारी बातें बताती है और फिर दोनों माँ बेटी मिलकर उस बीज को अपने खेतों में बो देते हैं। सुबह होते ही पूरा खेत रंग बिरंगे लहंगों से भर जाता है। उषा और आयमा सभी लहंगों को तोड़कर बाजार में ले जाकर बेचने लगती हैं। लहंगे इतने सुंदर होते हैं कि देखते ही देखते उनके सारे लहंगे बिक जाते हैं। माँ आज तो बहुत अच्छी कमाई हो गई। पूरे 10,000 रुपए के लहंगे बिके हैं आज। इतने पैसे तो मैंने आज तक नहीं देखे थे। तुम सही कह रही हो आयमा। ईश्वर की कृपा से अब हमारी सारी परेशानी दूर हो गई।
उन पैसों से उन लोगों ने घर का सारा सामान, राशन, कपड़े, जूते सब कुछ खरीदा। अब उन्हें किसी भी चीज की कोई परेशानी नहीं थी। उनके लहंगों की बिक्री भी बहुत जोरों शोरों से हो रही थी। इन लोगों की इतनी जल्दी तरक्की देखकर पड़ोस में रहने वाली सीमा उनसे जलने लगती है। आखिर ये भिखारी लोग इतना अच्छा माल लाते कहाँ से हैं? जब से इन लोगों ने लहंगा बेचना स्टार्ट किया है, तब से तो मेरा धंधा ही चौपट हो गया। इन लोगों का कुछ तो करना पड़ेगा। इतना सोचकर सीमा उन लोगों पर नजर रखने लगती है। सुबह सुबह जब उषा और आयमा खेत से लहंगा तोड़ रही होती है, तब सीमा उसे देख लेती है। अच्छा, तो ये माजरा है। ये सब इस जादुई लहंगे की खेत की मदद से हो रहा है। मैं इस खेत को ही जलाकर राख कर दूंगी। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। फिर देखते हैं कैसे ये लोग लहंगा बेचते हैं। सीमा एक रात मौका देखकर लहंगे के खेतों में पहुंचकर एक मशाल लेकर खेतों में फेंक देती है। अब आएगा मजा। इतना बोलकर सीमा जैसे ही घर की तरफ आने के लिए मुड़ती है, वो आग की मशाल सीमा की तरफ बढ़ने लगता है। अरे, इसको क्या हो गया? ये मेरी तरफ कैसे आ रहा है? भागो रे भागो! सीमा भागने लगती है, लेकिन वो आग का मशाल उसका पीछा नहीं छोड़ता है। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अब मैं कभी उस खेत की तरफ नहीं जाऊंगी और ना ही कभी उषा को परेशान करने का सोचूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो मुझे। ठीक है, अगर तुमने दोबारा उषा को परेशान करने की कोशिश की, फिर मैं तुम्हें इसी आग में जलाकर राख कर दूंगा। नहीं, मैं उषा को क्या, अब से मैं किसी को भी परेशान करने का नहीं सोचूंगी। मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी जिंदगी बहुत प्यारी है। मैं अब किसी को परेशान नहीं करूंगी। सीमा के इतना बोलते ही वो आग का मशाल वहाँ से गायब हो जाता है और इधर आयमा, नाजी और उषा उस जादुई लहंगे के खेतों के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से नीचे लाल बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।